नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर 5th और बीए पार्ट सेकेंड के ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेपर 5th में महात्मा गांधी के आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के विचारों पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार। महात्मा गांधी का परिचय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता राजकोट में दीवान थे। उनकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता के लिए वो विख्यात थे। गांधी जी की जो शिक्षा है वो पोरबंदर में प्रारंभ हुई, किंतु शीघ्र ही उनके पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए और राजकोट से ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1897 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके जब गांधी जी इंग्लैंड जाने लगे तो उन्होंने अपनी माता की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए उनके सामने शपथ लेकर कहा कि मैं वहाँ मद, मांस और पर स्त्री गमन इन तीनों बुराइयों से दूर रहूँगा। और फिर इंग्लैंड से वो बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे तो तब तक उनकी माता जी का देहांत हो चुका था। हिंदुस्तान में गांधी जी ने वकालत का काम शुरू किया, किंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली और इसी कारण से गांधी जी जो है वो पोरबंदर के एक धनी कंपनी ने उन्हें दक्षिणी अफ्रीका में काम करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका पहुंच गए और वहां रह रहे भारतीयों के अपमानपूर्ण जीवन को देखा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने विभिन्न दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन को जन्म दिया और समय समय पर बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त करी। इसके पश्चात अपने आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम खोला। सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। जनमत को संगठित करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी वहाँ करमवीर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इस प्रकार गांधी जी जब दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत लौटे तो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेशानुसार उन्होंने 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया। सन 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के भारत में आने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और इस युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। भारतवासियों को आशा थी कि उनके संयोग के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान करेगी, परंतु इस संयोग के बदले में सरकार ने रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अभियोग के संशय में बिना मुकदमा चलाए, बिना अनिश्चित समय के लिए, बिना वकील, जो है गवाह के अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाया जा सकता था। और इस प्रकार से यहाँ से गांधी जी का फिर पुनः जो है स्वतंत्र आंदोलन में जो सक्रिय योगदान है वो प्रारंभ हो गया। 1920 में गांधी जी ने ब्रिटिश दमन चक्र के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1920 से भारत का स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी के हाथों में आ गया। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ, किंतु भारत विभाजित हो गया। इस विभाजन को रोकने के लिए जो है कई प्रयास किए गए, लेकिन वो विफल हो गए। और इसी प्रकार से इसी विभाजन के बीच में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जो है वो नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए। इस प्रकार से गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी के व्यक्तित्व और चिंतन पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ा। गांधी जी के विचारधारा पर सर्वाधिक प्रभाव उनके माता पिता से प्राप्त संस्कारों का पड़ा। गांधी जी बचपन में देखे गए हरिश्चंद्र नाटक से प्राप्त शिक्षा को आजीवन न भुला पाए। श्रवण कुमार की कहानी ने भी उन्हें प्रदान किया कि आजीवन सेवा का भाव आवश्यक है। अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में भी इस तथ्य का उन्होंने उल्लेख किया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की गांधी जी के व्यक्तित्व पर अमिट छाप पड़ी। निष्काम कर्म को तो उन्होंने पूरी तरह से अंगीकार कर लिया। ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक का अंश तेन व्यक्तेन भुजिया तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का आधार है। गांधी जी ने समानता और त्याग संबंधी विचार ग्रहण किए। टॉलस्टॉय, थोरो से गांधी जी के सर्वोदय के विचार का मूल निहित है रक्सिन की पुस्तक अनटू द लास्ट में।
इस प्रकार गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधी विचार प्राप्त किए। कॉप्टकिन से और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की शिक्षाओं का भी गांधी जी पर अमिट प्रभाव पड़ा। गांधी जी की ग्रंथ, गांधी जी के अगर हम विभिन्न आर्थिक विचारों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि गांधी जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। गांधी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें प्रमुख है पहली उनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, हिंद स्वराज, सर्वोदय और टूवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। ये गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिनका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव हम देख सकते हैं। गांधी जी ने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया जिनमें उनके विचार जो है वो संग्रहित थे, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से गांधी जी के भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने उनके भाषणों, लेखों, टिप्पणियों का संकलन करके संपूर्ण गांधी वाग्दम में प्रकाशित किया, जो कि 90 खंडों में है और वो गांधी जी के विचारों को विस्तृत रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब आता है गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी का जो आर्थिक विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि गांधी जी का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट संबंधी प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से थे। गांधी जी के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य, गांधी जी ने एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन और कार्ल मार्क्स की पुस्तक कैपिटल का विशद अध्ययन किया। गांधी जी स्मिथ द्वारा वर्णित अर्थशास्त्र को धर्म के विज्ञान के रूप में स्वीकार करने को कभी भी तैयार नहीं थे। मार्शल ने जहां अर्थशास्त्र को मनुष्य के सामान्य जीवन का अध्ययन बताया, वहीं रॉबिन्स ने इसे मानव व्यवहार का विज्ञान का। तो गांधी जी यहाँ कहते थे कि यह एक सामान्य स्वीकृत तथ्य है कि समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है और ये अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र आदि से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जब अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र दोनों ही समाज विज्ञान है और दोनों ही समाज के कल्याण में रुचि रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अतः आर्थिक अवधारणाओं में नीतिगत विचार स्वतः ही समाहित है। गांधी जी ने जीवन को पूर्ण रूप से देखा, न कि टुकड़ों में। इसलिए जीवन के किसी एक भाग की उपेक्षा करके दूसरे भाग की प्रगति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तविक और सच्चे अर्थशास्त्र का अर्थ है समाज की भौतिक और नैतिक दोनों प्रगति। अर्थशास्त्र को धनोत्पादन या धन वृद्धि में संयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय और नैतिक प्रगति भी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी सर्वोच्च नैतिक स्तर का विरोध नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे सभी सच्चे नीतिशास्त्र अपने नाम अवश्य ही अच्छे अर्थशास्त्र होने चाहिए। वह अर्थशास्त्र जो कुबेर की पूंजी करता है और उन लोगों को जो शक्तिशाली है दुर्बल लोगों के विनाश द्वारा धन संग्रह करने का अवसर देता है, वह शास्त्र सर्वथा झूठा और भयानक है। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय का प्रतीक है। ये सभी लोगों का समान रूप से कल्याण चाहता है, जिनमें कमजोर भी शामिल है, और सुंदर जीवन के लिए ऐसा शास्त्र होना आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जो अर्थशास्त्र संबंधी विचार है वो काफ़ी व्यापक थे। जैसा कि गांधी जी कहते हैं, वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति और राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है अनैतिक है और इसलिए वह पापमय है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी की नैतिक मूल्यों में आस्था का अनुमान तो इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने वाले अर्थशास्त्र को झूठा शास्त्र कहा। उन्हीं के शब्दों में वह अर्थशास्त्र झूठा है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा और अवहेलना करता है। नेक्स्ट, गांधी जी के आर्थिक नियम। अर्थशास्त्र के नियम जीवन के उच्च मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। जीवन के उच्च नियम और अर्थशास्त्र के नियम समान होने चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी के अनुसार यदि उच्च नियमों और वास्तविक नियमों के मध्य अंतर रहेगा तो निश्चित ही असमंजसपूर्ण और संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। आर्थिक नियम जिनका उद्देश्य भौतिक प्रगति, सामाजिक समानता, नैतिक स्तर की उच्चता हो, प्रकृति के नियमों के अनुसार होने चाहिए। प्रकृति के नियम और अर्थशास्त्र के नियमों के मध्य
कोई विरोध या विवाद नहीं है। प्रकृति के नियम व्यापक और सत्य है। हमें नियम बनाते समय देश की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमों का हमें व्यवहारिक उपयोग करना है। नियमों की व्यवहारिकता देश की परिस्थिति, जलवायु, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। गांधी जी का आर्थिक नियम संबंधी जो विचार है वो रानाडे के आर्थिक विचारों के अधिक नज़दीक है। गांधी जी ने देश की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अलग आर्थिक नियमों की बात की। आर्थिक नियमों के अंतर्गत गांधी जी ने नैतिक नियम भी समाविष्ट कर दिए और उनकी सत्यता और व्यापकता हेतु उन्हें प्राकृतिक नियमों से संबद्ध कर दिया। इस प्रकार से गांधी जी द्वारा प्रस्तुत खादी अर्थशास्त्र सर्वोदय संकल्पना उपरोक्त नियमों के अनुसार ही है। नेक्स्ट है गांधी जी का व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद गांधी जी के दर्शन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। व्यक्ति सर्वोच्च है और गांधी जी के अनुसार व्यक्ति परम साध्य है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति की चेतना, उसमें सभी को अपने समान, सभी के हित में अपना हित समझने की सहज प्रवृत्ति ही उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के मध्य किसी टकराव की कोई संभावना नहीं है। गांधी जी का विश्लेषण था कि यदि व्यक्ति का नैतिक विकास होगा तो समाज का नैतिक विकास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि समाज का नैतिक विकास होने पर ही व्यक्ति का नैतिक विकास हो। इस प्रकार से गांधी जी का ये कहना था कि व्यक्तिगत कल्याण को मापने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन का सांख्यिकीय औसत व्यक्ति की उपेक्षा करता है, जो उचित नहीं है। नेक्स्ट है मानव और आर्थिक मानव, मैन एंड द इकोनॉमिक मैन। पूंजीवादी आंदोलन ने मानव के अंतर्गत निहित नैतिक मूल्यों का परित्याग कर आर्थिक मानव की कल्पना की। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार की धन प्राप्ति और व्यय का ये आर्थिक मानव जो है केंद्र बिंदु है। मानव जीवन की अन्य विधाओं से अलग ये आर्थिक मानव विशिष्ट रूप से स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर रहा है। गांधी जी कहते हैं कि न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम संतुष्टि में लगा हुआ है। ये अहस्तक्षेप नीति है। और इस प्रकार से गांधी जी कहते थे कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए अधिकांश वस्तुएं हैं। इस भौतिकवादी दौड़ का ये लक्ष्य होना चाहिए, ये लक्ष्य जो है वो उचित नहीं है। और इस प्रकार से गांधी जी ये कहते थे कि सर्वोदय, जहाँ व्यवस्था थी सभी के लिए अधिकांश वस्तुएं, गांधी जी का सर्वोदय मानव पर आधारित है, न कि आर्थिक मानव पर। नेक्स्ट गांधी जी के विचार है सादगी और सरलता, आवश्यकता संबंधी विचार। सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का जीवन दर्शन है, जिसका स्वयं उन्होंने पूर्ण रूपेण परिपालन किया। गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए, उनके विचार उच्च स्तरीय होने चाहिए। गांधी जी का कहना था कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं बुनियादी आवश्यकताएं होनी चाहिए। आवश्यकताएं तो अनंत है, हम उन्हें जितना बढ़ाएंगे वह उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से गांधी जी का स्पष्ट मत था कि जो है ये मन एक चंचल पक्षी के समान है और इसलिए अपनी इच्छाओं की सीमा का अत्यंत विस्तार करना और फिर उनकी पूर्ति के लिए हाय करना मात्र भ्रम और जाल प्रतीत होता है। गांधी जी का ये भी कहना था कि भौतिक कल्याण ही जीवन में सुख प्राप्ति का साधन नहीं है। सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी के जीवन दर्शन में भौतिक कल्याण के अतिरिक्त बहुत कुछ कल्याणकारी तथ्य अवशिष्ट है। मनुष्य का मुख्य ध्येय ईश्वर की प्राप्ति है, जो भौतिक कल्याण के मार्ग में कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार आवश्यकताओं के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के विचार से एकदम विपरीत था, किंतु भारतीय परिस्थितियों में उचित और सही था। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जी के मेहता ने आवश्यकताओं के संदर्भ में गांधी जी के विचारों का ही अनुसरण किया था। नेक्स्ट है वर्णाश्रम धर्म। प्राचीन भारत में वर्णाश्रम धर्म पूर्ण और समन्वयात्मक सहकारी जीवन का आदर्श था। समस्त समाज 4 कार्यात्मक समूह में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गांधी जी का कहना था कि जो व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह के क्रम में भी 4 जो है वो अवस्थाएं होनी चाहिए, जो 4 आश्रम कहलाती है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। गांधी जी ये भी मानते थे कि जो है का स्पष्ट मानना था कि यह आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कुंजी है, वर्ण व्यवस्था समाज की सफलता की कुंजी है, तो वर्णाश्रम ही हिंदुत्व की सफलता का रहस्य है। गांधी जी जो है का ये स्पष्ट रूप से के अनुसार कहना था कि वर्णाश्रम धर्म पृथ्वी पर मानव के लक्ष्य को परिभाषित करता है।
वह दिन प्रतिदिन इसलिए जन्म नहीं लेता कि वह धनी होने के स्रोत तलाशे और जीवन यापन के विभिन्न माध्यम खोजे, बल्कि उसका जन्म इसलिए हुआ है कि अपनी शक्ति के प्रत्येक अणु का उपयोग निर्माता यानी ईश्वर को जानने के उद्देश्य से करे। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म गांधी जी की तत्व मीमांसा का अंग है। और इस तरह से गांधी जी कहते थे कि जीवन जीने योग्य बनेगा, शांति और प्रेम का विस्तार होगा और सभी प्रकार के झगड़े और विवाद दूर होंगे, भूखमरी दरिद्रता मिट जाएगी, जनसंख्या की समस्या दूर होगी और बीमारियों और महामारियों का अंत होगा। और इस प्रकार से संपूर्ण जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही सुखद, शांतिपूर्ण और अच्छी या उत्तम होगी। थैंक यू सो मच।